जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आप सबको मालूम है कि देवगुरु जुपिटर का गोचर ऑलरेडी मिथुन राशि में 14 मई 2025 से हो चुका है। नॉर्मली जो जुपिटर का गोचर होता है वो 12 साल का ही होता है, मगर इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो रही है कि देवगुरु जुपिटर अतिचारी हो गए, यानी कि उनकी स्पीड तेज हो गई। स्पीड तेज होने की ये जो घटना है ये काफ़ी लंबे समय तक आप सबके सामने आएगी। आप मान सकते हैं कि 2032 तक ये अतिचारी चाल देवगुरु जुपिटर की रहने वाली है। इस तेज चाल की वजह से रफली 6 महीने के बाद ही आप देखोगे कि देवगुरु जुपिटर का गोचर जो है वो अगली राशि यानी कि कर्क राशि में हो जाएगा। मगर हालांकि वहाँ फिर रेट्रोग्रेशन होगी, वो जब रेट्रोग्रेशन आएगी उसकी वीडियोस हम आगे देखेंगे जाकर। मगर अभी के लिए, क्योंकि देवगुरु का जो गोचर मिथुन राशि में होना, अब ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको गोचर भी समझ में आ जाए, गोचर को देखना कैसे है वो भी आपको पता लग जाए, और जो गोचर का प्रभाव सभी लग्न, अलग अलग लग्न में लेने वाला हूं, अलग अलग लग्न के ऊपर कैसा प्रभाव जाएगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी गोचर किसी भी प्लेनेट का आता है तो गोचर सेकेंडरी सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट है वो प्लेनेट यानी ग्रह कैसा है, उस ग्रह की क्वालिटीज कैसी है। क्योंकि जब तक आप उस ग्रह की क्वालिटीज को नहीं समझोगे तब तक गोचर के प्रभाव को आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि जुपिटर की क्वालिटीज क्या है। अब जैसे कि जुपिटर को हम कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु होने का मतलब क्या हुआ कि ये देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के दर्शकों दो ही गुरु हैं, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र एज में बड़े हैं, हम कह सकते हैं कि वो बड़े गुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आयु में उनसे छोटे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो गुरु हैं और इनका स्टेटस इसी तरीके से है। पहली तो बात ये हो गई कि ये दोनों गुरु हैं, और देवगुरु होने की वजह से एक बात कंफर्म है कि कोई भी गुरु, और जब वो देवताओं का गुरु होगा तो अपने साथ शुभता तो लाएगा, पॉजिटिविटी तो लाएगा। दर्शकों, जो आपने एक चीज सुनी है, शुभ और लाभ, नॉर्मली ये शुभ और लाभ हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? प्रथम देवता गणपति यानी कि गणेश जी के साथ हम इस शुभ और लाभ को उनके साथ एसोसिएट करते हैं। वो कहानी कभी बाद में लेंगे, मगर ये जो शुभ और लाभ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये देवगुरु बृहस्पति से ही शुरुआत होता है। जब भी बृहस्पति का गोचर किसी भी राशि में आएगा तो आप देखोगे कि शुभ और लाभ ये दोनों चीजें वहां पर आने वाली हैं। पहली बात हो गई शुभ और लाभ। अब बृहस्पति का जो नाम है, नाम में ही दर्शकों क्या आता है? बृहत, बड़ा करने वाला, एक्सपेंड करने वाला। जब भी देवगुरु बृहस्पति जहां भी जाएंगे ये उस घर की चीजों को, उन क्वालिटीज को बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने के लिए दर्शकों चाहिए क्या होता है? अब एक्सपेंड किसी सॉलिड में तो हो नहीं सकता है। अगर हम इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया की बात करें तो एक्सपेंशन के लिए हमें खाली जगह चाहिए। खाली जगह का मतलब क्या होता है? आकाश, ईथर। बृहस्पति जुपिटर का स्थान क्या है? वो आकाश है। हालांकि देवगुरु जुपिटर फायरी प्लेनेट है, मगर फायर भी कहां पे आएगी? आकाश में ही आएगी। और सबसे बड़ी देवगुरु की क्वालिटी है ज्ञान, नॉलेज। अब ज्ञान और नॉलेज के लिए दर्शकों आकाश तो चाहिए। हम वैसे भी एक बात कहते हैं कि जो बड़ा ज्ञान है वो आकाश में यानी कि खाली स्थान में ही होता है।
देवगुरु का जो स्टेटस है इसी वजह से, क्योंकि शुभ लाभ ज्ञान ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो देवगुरु के स्टेटस को हम पॉजिटिव प्लैनेट के अगर हम बात करेंगे तो इसको सबसे हम ऊपर मानते हैं। और कहीं ना कहीं जो शुभ और लाभ की एसोसिएशन प्रथम देवता गणपति के साथ हो जाती है, सो कहीं ना कहीं वो चाहे ब्रह्मा जी की आप बात कर लें, गणपति की बात कर लें, तो ये क्वालिटीज भी जुपिटर के साथ एसोसिएट हो जाती है। अब आप एक बात को समझिए, अब गुरु क्या है, गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है ज्ञान। किसी इंसान की बात आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मगर एक्चुअली गुरु क्या है? गुरु ज्ञान होता है। और गुरु का ज्ञान आकाश यानी कि खाली स्थान से ही आएगा, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान को हमेशा बढ़ते रहना, एक्सपेंड होते रहना, और एक्सपेंशन के लिए तो वो ईथर, वो आकाश चाहिए। हम कहते हैं ना कि ब्रह्म, ब्रह्म और वृहत, ये दोनों चीजें मिलकर आप समझ लीजिए कि ये बृहस्पति बन जाते हैं। सो क्रिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन और वो जो ज्ञान है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। अब गुरु का स्थान जब आकाश तत्व के साथ हो गया, क्योंकि ज्ञान आकाश में पड़ा है, तो आकाश का मतलब होता है साइलेंस। गुरु की घटना, गुरु का घटित होना, गुरु का आपके जीवन में प्रवेश करना, दर्शकों ये सिर्फ साइलेंस के साथ ही आ सकता है। इसको आप शून्य भी कह सकते हो। साइलेंस का मतलब क्या है कि आपके दिमाग के अंदर अब कोई विचारों का खेल नहीं है। जब तक दर्शकों आपके दिमाग के अंदर विचार चलते रहेंगे, ज्ञान आपके भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। सो ज्ञान के प्रवेश के लिए विचारों की शून्यता होना बहुत जरूरी है। और आप देखोगे इसी तरीके से जब भी हम किसी गुरु को, किसी अच्छे फिलोसोफर को सुनते हैं, जब तक हमारे दिमाग में विचार नहीं चल रहे होते उसकी बातें हमें समझ आती हैं। जैसे ही दिमाग में विचार चलने शुरू हो जाते हैं, आप देखो ज्ञान कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सो गुरु के होने के लिए विचार शून्यता और वो आकाश का होना, उस प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है। अब दर्शकों ये चीज मैंने क्यों यहां पर बात बोली है, क्योंकि बृहस्पति जुपिटर का गोचर कहां हुआ है? ये जेमिनाई में हुआ है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि किसकी है? मिथुन राशि दर्शकों है मरकरी की, बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, और साथ में विचारों की। विचारों के घर में देवगुरु का आना, दर्शकों ये बड़ा अजीब सा संयोग है। आज की वीडियो में मैं इसी संयोग को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये गोचर इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो जो मैंने साइलेंस की बात करी, तो साइलेंस का होना और ये साइलेंस की क्रिएशन क्या मिथुन राशि में होगी, हम इसको भी समझेंगे। अब थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के कुछ और क्वालिटीज को आप देख लो। ज्ञान के साथ साथ ये एक्सपेंड करता है। सो फूड और फैट के साथ बृहस्पति का एसोसिएशन नेचुरल वे से दर्शकों हो ही जाता है। कलर जुपिटर का येलो है। येलो के साथ साथ आप देखो इसको हम एलिफेंट यानी कि हाथी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। सो जैसे ही हाथी की बात आती है, जो मैंने बात आपको पहले बोली कि गणपति, तो गणपति का संबंध इसी वजह से बृहस्पति के साथ हो जाता है। अब यहां पर बात आपको समझनी है, जो वो साइलेंस की बात मैंने आपको बोली थी। देखिए जुपिटर का संबंध लिसनिंग के साथ है। लिसनिंग यानी सुनना। सुनने का मतलब है श्रवण। अब जितने भी वेद, ग्रंथ, उपनिषद, जितने भी जो बढ़िया साहित्य हमें दिया गया है, आध्यात्मिक साहित्य हमें दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य हमें दिया गया है, उसकी दर्शकों परंपरा क्या है? मुंह से बोलना और कान से सुनना, श्रुति। अब ये जो श्रुति है दर्शकों, देखो ज्ञान पुराने टाइमों में ना कोई किताबें थी, ना लिखने का कोई माध्यम था। सो ज्ञान श्रुति के माध्यम से ही हम तक पहुंचा है। अब ये श्रुति का ज्ञान के साथ एसोसिएशन आपको समझ में आएगा कि जो ग्रंथ, जो शास्त्र, जो वैदिक आध्यात्मिक साहित्य हमें अभी उपलब्ध है, वो किसकी वजह से उपलब्ध हुआ है? श्रुति के माध्यम से, लिसनिंग के माध्यम से। और
जुपिटर का संबंध उसी श्रवण के साथ, उसी लिसनिंग की क्वालिटी के साथ है। इसके साथ ही दर्शकों आगे चलते हैं। जुपिटर का नेचुरल हाउस है 9th हाउस, स्ट्रॉन्ग हाउस है। सबसे पहले आप जुपिटर के ये जो 9th हाउस के साथ संबंध है, 9th हाउस हम क्या कहते हैं, इसको हम भाग्य के साथ एसोसिएट करते हैं। सो जुपिटर का कहीं भी जाना हम कहते हैं कि ये भाग्य की बात होती है, फॉर्च्यून की बात। यानी कि अगर हम कहें कि अगर जुपिटर किसी के भी घर में आते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसका भाग्य अब खुल जाएगा, ये इंसान बहुत फॉर्चुनेट है कि इसके जीवन के अंदर गुरु का आगमन हो गया। तो ये जो फॉर्च्यून की बात है ये भी जुपिटर के साथ ही संबंध रखती है, और 9th हाउस जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है। अब मूल त्रिकोण साइन होने की वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती। जुपिटर के दर्शकों दो ही अपने लॉर्डशिप के हाउसेस हैं, एक है 9th, दूसरा है 12th, यानी कि सैजिटेरियस राशि और पाइसेस यानी मीन राशि। ये दोनों राशियों का स्वामित्व जुपिटर के पास है, और ये दोनों राशियां आप समझते हो कि ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ और धर्म के साथ इसका संबंध है। सो जैसे ही बात आती है धर्म की, तो धर्म के साथ रिचुअल्स, कर्मकांड, ये भी साथ में जुड़ जाता है। सो आप उसको पंडित कह लो, पंडिताई कह लो, कर्मकांड कह लो, इसका संबंध भी जुपिटर के साथ ही है। रिचुअल्स, सो रिचुअलिस्टिक जितनी नॉलेज अभी तक, चाहे वो वेदों के माध्यम से आई है या वेदों के बाद पुराणों के माध्यम से आई है, उसका संबंध इसी देव गुरु बृहस्पति के साथ है। अब जुपिटर का दूसरी क्वालिटीज है, जुपिटर बहुत चैरिटी करने वाला, देने वाला। चैरिटी का मतलब होता है दान देने वाला। सो हम जुपिटर को देवता ही कह सकते हैं, क्योंकि देवता का संबंध देने से होता है। सो जुपिटर एक नेचुरल देवता है, क्योंकि उनका संबंध देना यानी दान देने के साथ है। अब चैरिटी की बात हो गई, इसके साथ जुपिटर की एक और बढ़िया क्वालिटी है दर्शकों, ज्ञान देने के साथ साथ फॉरगिवनेस, क्षमा, माफी देना। जुपिटर क्योंकि बड़ा है, जुपिटर का संबंध बड़ी चीज से है। सो बड़ा हमेशा छोटे को, अज्ञानी को माफ ही करता है। सो फॉरगिवनेस भी जुपिटर का ही क्वालिटी है। इसके साथ साथ राइटियसनेस। अब राइटियसनेस का संबंध दर्शकों लॉ के साथ होता है। राइटियसनेस का मतलब क्या होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही तरीके से, उसके स्वभाव, उसके धर्म के अनुसार कर रहे हैं। अब ये धर्म और स्वभाव दर्शकों, ये चीज क्या होती है कि जिस चीज को परमात्मा ने जैसा बनाया, जिस उद्देश्य के लिए बनाया, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस सही रास्ते पर चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये लॉफुल और राइटियस अप्रोच है। तो ये राइटियसनेस भी जुपिटर का ही स्वभाव। अब जुपिटर बच्चों का कारक भी माना जाता है। किसी के घर में संतान की बात आती है तो जुपिटर की बात आएगी ही आएगी। लड़कियों के चार्ट में इसको हस्बैंड का कारक माना जाता है। सो आप देखिए, जुपिटर का आगमन जब किसी भी घर में होगा तो ये चीजें जुपिटर के साथ आएंगी, बहुत क्लियरली आएंगी। जुपिटर का अगर हम बढ़िया स्थानों की बात करें कि जुपिटर कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे नहीं, तो जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है दर्शकों सैजिटेरियस। जुपिटर स्ट्रांग कहाँ है? जुपिटर स्ट्रांग है कर्क राशि में, यानी कि कैंसर में। कैंसर में ये एक्सॉल्ट करता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये सबसे स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में ये डेबिलिटेट करता है, क्योंकि कर्म और ज्ञान ये दोनों चीजें मतलब हम मानते हैं कि इकट्ठी नहीं चलती। ज्ञान के साथ कर्म किया जाए तो बहुत बढ़िया, मगर कर्म करते हुए ज्ञान अर्जित करना ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। सो इसी वजह से जुपिटर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में डेबिलिटेट करता है। अब दर्शकों थोड़ा सा आप मतलब दूसरी चीजों को भी समझ लें, क्योंकि जुपिटर फायरी प्लैनेट है। जब जुपिटर का आगमन जेमिनाई, अब जेमिनाई की अगर हम बात करें तो ये तो एरी साइन है। अब एरी साइन होने की वजह से ये संबंध थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अच्छा होने की वजह से क्या चीजें जाएंगी, अब आप वो भी समझ लीजिए। यहां पर जुपिटर अपनी एनर्जी जब
जेमिनाई मरकरी के साथ डालता है तो ये उस एनर्जी को थोड़ा सा मेटीरियल चीजों की तरफ ले जाता है, पदार्थवादी दुनियादारी की तरफ ले जाता है। सो यहां पर मेटीरियलिज्म, दुनियादारी और चीजों के साथ, पदार्थों के साथ संबंध बनता है और ये बढ़िया संबंध बनता है। ये आगे हम गोचर में इसको समझेंगे। उसके साथ ही अपॉर्चुनिज्म, जब भी जुपिटर जेमिनाई के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जेमिनाई का संबंध दर्शकों बोलने के साथ भी तो है ना, मरकरी का संबंध बोलने के साथ है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप देखोगे कि कोई अच्छा गुरु किसी बढ़िया राजा के पास जाकर वो मौका खोजता है कि ये राजा के यहाँ एनवायरनमेंट बहुत धार्मिक है, ज्ञान का एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि मैं अपना ज्ञान आगे बढ़ा सकता हूँ। सो इस गोचर में ये अपॉर्चुनिज्म, ये मौका मिलेगा आपको। ये आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं कि ये मौके की बात है और ये मौका बड़ा स्ट्रांग मौका है यहां पर। इसके साथ ही कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब वो क्या है, देखिए स्पीच यहां पर जेमिनाई वालों की स्पीच विजडम वाली हो जाएगी, अपॉर्चुनिज्म भी होगा मगर स्पीच उनकी विजडम वाली हो जाएगी। और साथ में जुपिटर के आने से जो मरकरी में थोड़ा सा क्लेवर इंटेंट होता है, तो वो क्लेवर इंटेंट यहां पर कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखेगा, ट्रूथफुलनेस आ जाएगी, यानी कि वाणी चाहते ना चाहते सच बोल जाएगी, क्योंकि जुपिटेरियन इंपैक्ट होगा वहां पर। अब जुपिटर जेमिनाई और एक्वेरियस में, क्योंकि अब अगर हम मूल त्रिकोण की बात करते हैं तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का मूल त्रिकोण दर्शकों क्या बनेगा, मूल त्रिकोण बनेगा तो उसके लिए क्या करना है कि आप जेमिनाई को यानी मिथुन राशि को लग्न बना लें। मूल त्रिकोण कैसे बनाते हैं, 159, तो पांचवें भाग मतलब भाव में क्या चला जाएगा, वहां पर लिब्रा आ जाएगा। और मूल त्रिकोण में तीसरा जो 9th हाउस 159, 9 में क्या चला जाएगा, एक्वेरियस। यानी कि सिंपल एक बात है, अब ये जो 159 मूल त्रिकोण है, एक्वेरियस और जेमिनाई में तो जुपिटर का प्रभाव अच्छा है, मगर लिब्रा के साथ यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो मूल त्रिकोण में भी दर्शकों आपको बहुत ऑनेस्ट तरीके से ज्योतिष के ज्ञान को बीच में डाल के चीजों को समझना है, तभी आप उस गोचर को सही तरीके से समझ पाओगे। अब मूल त्रिकोण के साथ केंद्र स्थान किसी के भी, कहीं भी कोई भी चीज बनेगी तो केंद्र स्थान तो उसके शुभ होंगे ही होंगे। सो 14710 14710 में कौन कौन से साइन आ जाएंगे दर्शकों, आप उसको भी नोट कर लें, समझ लें, चार्ट आपके सामने आ ही जाएगा। तो ये 3, 6, 9 और 12 ये मूल त्रिकोण साइन बन जाए ना, सॉरी केंद्र स्थान बन जाएंगे। सो ये भी शुभ होंगे। अब इस गोचर में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से बच गए, सेकंड हाउस बच गया, थर्ड हाउस बच गया, 6th हाउस बच गया, 8th हाउस बच गया, 11th हाउस बच गया और 12th हाउस बच गया। यानी कि ये वाले जो त्रिकोण हैं, त्रिकोण के हाउसेस, इसमें 5, 9 आप निकाल दी, बाकी जो त्रिकोण हाउसेस आपके हैं यहां पर अच्छा प्रभाव इस गोचर में देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूं दर्शकों अब इस गोचर को आप बहुत आसानी से अब डिकोड कर पाओगे। अब आ जाएं हम प्रभावों की बात पर कि प्रभाव अगर देखना है तो कैसे देखना होगा। बहुत से साइंस के साथ चीजें अच्छी भी आएंगी, कुछ के साथ वो चीजें अच्छी नहीं भी होंगी। अब सबसे पहले हम मिथुन लग्न वालों के साथ उस चीज को देखते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न है तो सीधी एक बात है, तो राशि भी वहां पर मिथुन होगी। सो वहां पर आप देखोगे कि जुपिटर आपके लग्न में आ जाएंगे, और जुपिटर में लग्न आने से, लग्न में जुपिटर के आने से मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ और लाभ देने वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये 2 वर्ड दिए थे ना कि जब भी इस तरह का गोचर बनेगा तो शुभ और लाभ आप साथ में लिख लीजिए, तो ये शुभ और लाभकारी साबित होगा।
12 साल के बाद गोचर आया है, जुपिटर का गोचर 12 साल, तो 12 साल के बाद मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर अब खुश होने का समय है, क्योंकि अब सफलताएं मिलने वाली हैं। अब देवगुरु बृहस्पति, देखो अब इस चार्ट को अगर आप देखोगे, साइड पे आपके चार्ट आ रहा है, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जुपिटर का स्वामित्व किन हाउसेस का है। जुपिटर का स्वामित्व यहाँ पर 7th हाउस और 10th हाउस का है। सो नेचुरल स्वामित्व होने की वजह से इन हाउसेस में प्रभाव आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट हाउस में हम इंसान की सेहत को देखते हैं, तो मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छी सेहत की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी बन जाएगी। हेल्थ के साथ हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, सो जुपिटेरियन पर्सनैलिटी का प्रभाव उनके हेल्थ पर आएगा। सो हेल्थ पॉजिटिव भी होगी और प्रभावशाली हेल्थ भी होगी। अब इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर का जेमिनी स्पीच के साथ आना, एक अच्छे गुरु, एक विजडम वाले गुरु की संभावना को क्रिएट करना, ये किसी के लिए भी वरदान से कम नहीं है। और जुपिटर के आते ही शुभ और लाभ जैसे ही दोनों आएंगे तो क्या होगा, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। जो काम आपके कहीं ना कहीं ईगो क्लैश की वजह से कहीं चीज़ें फंसी हुई थी, तो क्या होगा, यहाँ पर वो क्लैश खत्म हो जाएगा और आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही में एजुकेशन, एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, इसमें आपके लिए अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसी लग्न के साथ आप देखिए एफर्ट कहाँ जा रही है। अगर किसी के भी हम प्रयत्न की बात करते हैं तो प्रयत्न कहाँ पर जा रहा है, प्रयत्न जा रहा है 3rd हाउस में। और 3rd हाउस में एट प्रेजेंट क्योंकि केतु वहाँ है, केतु का मतलब हम गणपति की बात कर सकते हैं, यानी पास्ट प्लस गणपति। सो इस गोचर में ये सबसे बढ़िया बात ये होने वाली है कि मिथुन जातक जितने भी होंगे वो सारे धर्म कर्म के रास्ते पर जाएंगे, उस नॉलेज को लेने का प्रयास करेंगे। गणपति प्रथम देवता को अपने जीवन में लाकर एक अच्छे गुरु की संभावना को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही ये होगा तो आप देखोगे क्या होने वाला है, यानी कि आपने केतु महाराज को इन्वोक कर लिया, और जैसे ही केतु महाराज को इन्वोक किया तो आशीर्वाद के रूप में आपको क्या मिलेगा, अच्छा भविष्य। आपके पास की बहुत सी चीजें इस जुपिटर के आगमन से कटने वाली हैं और आपके लिए अच्छा भविष्य सामने देखने को मिलेगा। और अच्छे भविष्य के लिए अब दर्शकों यहाँ पर आपको समझना होगा कि 9th हाउस में मिथुन के जातकों के लिए क्या है, 9th हाउस में एक्वेरियस, राहु का स्थान, और राहु इस समय वहीं है, गोचर राहु का वहीं है। सो विदेश यात्राएं हो सकती हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगी। बट अब ये तो अच्छी चीजें होगी, अब कुछ चीजें ये भी होती हैं, हम ये कह सकते हैं हाँ, क्योंकि राहु है 11th हाउस में, 11th हाउस की एनर्जी 9th हाउस में है, सो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इमिग्रेशन, यहाँ पर बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी है। मगर गवर्नमेंट्स के लिए दर्शकों ये बढ़िया जगह नहीं है। अगर मिथुन वाले जातक कहीं उनका संबंध सरकारों के साथ है, आप देखोगे कि यहां पर मुंह से गलत चीजें निकलेंगी, प्रभाव नष्ट होगा। सरकारों के लिए ये अच्छा समय नहीं है। आप देखोगे कि चाहे वो युद्ध है, चाहे वो आर्मी है, मतलब इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि मिथुन वालों के लिए 2nd हाउस में उनके मार्स यानी के मंगल पड़ा है। गेन का हाउस है, तो गेन का हाउस होने की वजह से आप देखोगे कि उनके घरों में सेनापति का प्रभाव बढ़ेगा। अब सेनापति का प्रभाव बढ़ेगा, सेना का प्रभाव बढ़ेगा, आप देखोगे गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगी और सेना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये फील्ड्स हैं, सेना वाले स्ट्रांग, व्यापार वाले स्ट्रांग,
क्रिप्टो करेंसी जो इस तरह की मनी के साथ खेल लें, स्टॉक मार्केट कह लीजिए, क्रिप्टो करेंसी कह लीजिए, ये चीज़ें इस समय स्ट्रांग होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दर्शकों अब यहां पर अपने सही स्वभाव की तरफ आएगा। लोन्स वालों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सो लोन से कहीं ना कहीं आपको बचना है। और सबसे बड़ी बात, इमोशंस, क्योंकि देवगुरु जुपिटर इमोशंस को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले नहीं। हालांकि खुद वो चैरिटी कर देंगे, मगर वो इमोशनल बिहेवियर को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। जब भी इमोशंस की बात आएगी, क्योंकि ज्ञान के साथ इमोशंस का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं बनता। सो मिथुन के जातकों के लिए इमोशंस में जाना, चाहे वो सरकारों की बात हो, जो चाहे किसी इंसान की बात हो, तो ये कोई अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। अब दर्शकों, कर्क लग्न वालों के लिए जुपिटर का गोचर उनके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में हो गया है। अब जुपिटर का द्वादश भाव में जाना दर्शकों कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की शुभता, खर्च होने वाले स्थान पे जाकर ये मिक्स प्रभाव की बात आती है। वैसे देखा जाए जुपिटर कर्क राशि में क्योंकि एग्जॉल्ट करते हैं, मगर द्वादश भाव में जाने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है। सो कर्क लग्न वालों के लिए मेरी राय ये है कि उनको बच के चलना चाहिए इमोशन से। इमोशनल बिहेवियर में ना फंसे, इमोशंस में ना फंसे, एकदम से तुरंत फुर्त रिएक्शन करने से बचें। यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग की बात आए, जो लोग एकदम से इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। घर परिवर्तन हो सकता है, घर के साथ आप कहीं और हो सकते हो, फैमिली कहीं और जा सकती है। सो घर में इस तरह का डिटैचमेंट की बात आ सकती है। घर में थोड़ा बहुत कलह कलेश की बात भी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आती हुई दिख रही है, क्योंकि मंगल कर्क लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर इस समय उनके लग्न में है। जुपिटर 12th में जाने से अब यहाँ पर वो जो स्ट्रॉन्ग मार्शियल फ्लेवर है वो बढ़ता हुआ दिखता है। उसी की वजह से दर्शकों सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो कर्क लग्न वालों के लिए मेरी राय ये है कि वो अपनी इस एग्रेशन को बचा के चलें। अगर एग्रेशन मन में आती है, गुस्सा मन में आता है, तो गुस्से से बचें, गुस्से को रोकें। हाँ, अगर बात आती है सच्चाई की, अगर सच्चाई के ऊपर उस गुस्से का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि अब भारत ने किया, भारत ने पाकिस्तान की शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया, अगर उस तरह का आएगा आप देखोगे आपको नुकसान नहीं आएगा। ये गोचर, ये अच्छी चीजें भी होती हैं। देखो, हो सकता है गोचर किसी लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया ना भी हो, मगर उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजें बुरी मिलेंगी, कुछ चीजें वहां भी आपको अच्छी मिले। सो अगर आप वो जो एग्रेशन है ट्रुथफुलनेस के लिए, अपने राइट के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, फिर वो प्रभाव दे जाएगा। मगर एक बात यहाँ पर है, जो कर्क लग्न वाले जिनका संबंध सरकारों के साथ है दर्शकों, यहाँ पर उनके लिए भी प्रॉब्लम एरिया है। उनके लिए फॉरेन रिलेशंस दर्शकों यहाँ पर खराब होते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो कि इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस को अच्छा करने के। दर्शकों, एक्चुअली ये गोचर का ही तो प्रभाव है कि फॉरेन रिलेशंस स्पॉइल हो रहे हैं। सो फॉरेन कंट्रीज के साथ स्पेशली कर्क लग्न वाले लोग जिनका सरकारों के साथ संबंध है, उनको बहुत ही सोच समझकर बोलना है। बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि क्या होगा, आप देखोगे कि ये बात होगी, वो मन में कुछ सोच के बैठे होंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात बोलेंगे, मगर मुंह से बोला कुछ और ही जाएगा। जुपिटर उनकी वाणी पर बैठकर उनसे कुछ ऐसी चीजें बुलवा जाएगा जिसका उनके आगे आने वाले करियर के ऊपर या देश के करियर के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। दर्शकों, आसान नहीं होती ये बातें, मगर है। सो कर्क लग्न वालों के लिए पर्सनल लेवल पर भी अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लेवल पर स्ट्रेंथ आएगी, फिजिकल फोर्स बढ़ेगी, बट
मेंटल लेवल पर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, स्पेशली कर्क लग्न वाले, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगले 6 महीने में बच के चलें। एकदम से तुर्त-फुर्त डिसीजंस, डेली इंट्राडे ट्रेडिंग्स करना, हेजिंग्स करना, मैं उनके लिए बिल्कुल मना करूँगा। बट करना क्या है, जो भी करना है बहुत शांत तरीके से, बहुत सहज तरीके से, और जिसको हम कहते हैं ना, शनैई शनैई, धीरे धीरे लटका कर आराम से काम करना आपको सीखना होगा। और जो लोग यहाँ पर आराम से काम करना सीख जाएंगे, उनके लिए ये गोचर अच्छा प्रभाव दे पाएगा। अब दर्शकों चलते हैं इसके बाद सिंह लग्न वालों के लिए। अब सिंह लग्न वालों के लिए दर्शकों, ये गोचर बढ़िया वरदान की तरह साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो लग्न में इस समय केतु महाराज आ जाएंगे। केतु महाराज आ जाएंगे और इच्छा पूर्ति के भाव में जुपिटर आ गया। तो दर्शकों, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। जब इच्छा पूर्ति के घर में, यानी कि जुपिटर 11th हाउस में आ गया। 11th हाउस में आते ही आप देखो कि जो जो चीज़ें सिंह लग्न वालों के, चाहे वो फादर के साथ संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, एंसेस्टर्स पितरों के साथ संबंध है, अपने बुजुर्गों के साथ संबंध है, एजुकेशन के साथ संबंध है, रोमांटिक रिलेशंस के साथ संबंध है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की बात भी यहीं पर आ जाती है। तो सबके लिए यहाँ पर वरदान है, शुभ है, लाभ है। सो सिंह राशि वालों के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया जगह, मतलब यानी कि ये गोचर बन रहा है। सो इसके साथ ही अब थोड़ी सी बातें ये है कि सिंह लग्न वाले अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचें, फॉरेन में कॉरपोरेट बिजनेस में जाने का सोचे, तो उनके लिए तो ये बढ़िया स्थान साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। दर्शकों, हालांकि जुपिटर वैसे कन्या लग्न वालों के साथ अच्छा प्रभाव देने की हैसियत रखता है, मगर इस बार के गोचर में कुछ डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। सो अब आपको उसको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। अब जहाँ तक बात है, क्योंकि जुपिटर अब उनके 10th हाउस में आ गया, सो 2 केंद्र स्थानों का स्वामित्व होने की वजह से अब ये प्रॉब्लम एरिया क्रिएट होगा। ज्ञान होते हुए भी आप देखोगे कि बढ़िया प्रभाव यहाँ पर, या ये कह सकते हो कि मिक्स प्रभाव देखने को मिलेगा। पैसे के मामले में ये गोचर अच्छा, कर्म के मामले में ये गोचर अच्छा, मगर रिलेशंस के मामले में ये गोचर अच्छा नहीं जा रहा, लोन्स के मामले में ये गोचर अच्छा नहीं जा रहा, स्टॉक मार्केट के मामले में ये गोचर अच्छा नहीं जा रहा, व्यापार के मामले में हाँ, कुछ चीज़ों में हम कह सकते हैं कि व्यापार को अगर बढ़ाने की बात यहाँ पर आती है और उसमें पत्नी का योग, पार्टनरशिप, यहाँ पर थोड़ा सा बेटरमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। मगर शारीरिक स्तर पर, सो कन्या लग्न वालों के लिए शारीरिक स्तर पर मैं ये पीरियड को अच्छा नहीं मानूंगा। सो उनके लिए रेगुलर अपनी बॉडी को संभालना, अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, चाहे योग प्राणायाम करें, वॉक करें, जिम जाएं, अच्छा खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का अधिकता होगी। सो शरीर, हेल्थ थोड़ी सी डाउन जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पैसा एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो कन्या लग्न वालों के लिए मेरी राय ये है कि खर्चा करने से पहले 10 बार सोचें। बिजनेस में पैसा डालना है तो बहुत सोच समझकर, हाँ, अच्छा पार्टनर, और पार्टनर का संबंध अगर वाइफ के साथ हो जाता है मगर इमोशंस बिल्कुल नहीं। अब दर्शकों, इस बात को आपको समझना कि कुछ चीज़ें इमोशनल लेवल पर अच्छा होते हुए भी नेगेटिव प्रभाव दे जाती हैं, क्योंकि इमोशंस में जब भी हम जाएंगे हमारी डिसीजन क्या होगी, एकदम से हम ये कहते हैं कि इंसान इमीडिएट रिस्पॉन्स में जाता है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स दर्शकों ये अच्छा नहीं है। सो अब चलते हैं अगले लग्न के ऊपर, यानी कि तुला लग्न। अब तुला लग्न के जातकों के लिए
कई मोर्चों पर अच्छा, बढ़िया। अब वो क्या क्या है? अब यहां पर आप देखिए, जुपिटर आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के स्वामी हो गए। थर्ड आपके एफर्ट्स का, सिक्स्थ आपके एनिमीज का। इसी वजह से यहां पर क्या है कि कुछ बढ़िया, कुछ नेगेटिव। लोन्स के लिए अच्छा नहीं, एनिमीज के लिए अच्छा नहीं। जुपिटर के स्वामित्व होने के बावजूद आप देखोगे कि आपके वाणी के थ्रू आप बहुत से लोगों को अपने दुश्मन बना सकते हो, मगर अगर आपने वाणी को संयम के साथ इस्तेमाल किया तो फिर आप उस एनिमिकल सिचुएशन से अपने आप को बचा भी सकते हो। बट एक बात क्या है, शत्रुता या शत्रुता की संभावनाएं आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। धर्म कर्म की चीजें आप यहां पर बढ़ा सकते हो। धार्मिक यात्राएं आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब दृष्टि की बात करें तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस पर है। कोई नए काम की शुरुआत, दृष्टि अच्छी जगह पर होने से आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी ज्योतिष का कार्य या ज्योतिष जैसे धर्म कर्म के कार्य जिसमें हीलिंग आ जाती है, जिसको हम ऑकल्ट के काम कहते हैं, जो लोग ऑकल्ट के काम कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। वो ऑनलाइन कोर्सेज अपने स्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। अगर वो एफर्ट्स करेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो तुला वालों के लिए ये अच्छा पीरियड बन सकता है। एजुकेशन के लिए अच्छा पीरियड बन सकता है। एजुकेशन देने के लिए भी और एजुकेशन लेने के लिए भी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़िया जाती हुई दिखती हैं। अब इसके साथ तुला वालों के लिए भाग्य, क्योंकि 9th हाउस की बात है, तो भाग्य यहाँ पर वृद्धि दिखाता है, बढ़िया बनता हुआ दिखता है। ये गोचर तुला वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो सब काम करें, पूरी मेहनत करें, अपने काम को बढ़ाएं, बट कॉशन के साथ ध्यान रखें। क्योंकि तुला का वैसे भी तो बात क्या है कि तुला को बैलेंस तो बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ में बह जाएं, रॉ में नहीं बहना, आपको बैलेंस बनाकर अगर आप चलोगे तो शुक्र और जुपिटर, बस बैलेंस आपको इन दोनों चीज़ों का ही बनाना है। शुक्र आपको मिलेगा, मगर अगर आप जुपिटेरियन काम करते हो तो शुक्र आपको बेटर तरीके से रिजल्ट दे जाएगा। और अगर आप रॉ में बहकर शुक्र की तरफ, लग्जरीज की तरफ, पैसे की तरफ, चीज़ों की तरफ चल पड़ोगे तो दर्शकों प्रॉब्लम एरिया आप अपने लिए खुद क्रिएट करोगे। फादर के लिए, गुरु के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आपको ऑनर्स मिल सकती है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, समाज में आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हो। तो तुला वालों के लिए तो ये गोचर बहुत बढ़िया चीज़ें ला सकता है, मगर दोबारा से मैं बात करूंगा कि आपको वो बैलेंस, वो फाइन ट्यून आपको अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव और अपने इंटेंट को करना होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। अब स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए दर्शकों ये गोचर बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बृहस्पति का गोचर इस समय उनके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने की वजह से वो शुभता आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए तो अच्छी हो जाएगी, मगर दुनियादारी की चीज़ों के लिए, पत्नी के साथ संबंध, डाइवोर्स की पॉसिबिलिटीज़, एंसेस्ट्रल पॉसिबिलिटीज़, कोर्ट केसेस, बड़ी बीमारियां, उनके लिए ये अच्छा समय नहीं है। अब वैसे देखा जाए, स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल वो इस समय 9th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। अब 9th हाउस में गोचर करने से हालांकि हम कह सकते हैं कि शरीर की तरफ, शारीरिक चीज़ों की तरफ झुकाव जाएगा, बट इसके साथ ही वो बड़ा फोकस कहाँ जाएगा? तो भाग्य में वो एग्रेशन आ जाएगी, वो गुस्सा आ जाएगा। वो एग्रेशन और गुस्सा आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकता है। और केतु का 10th हाउस में होना, दर्शकों ये बढ़िया घंटी नहीं यहाँ पर बज रही। आप देखोगे कि जो लोग चले चलाए कामों में है वो काम को छोड़ने के पीछे सोचेंगे। लोगों की ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आएगी कि जो लोग जॉब में हैं उनको यहाँ पर, आप समझ लीजिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि उनको मैसेजेस आ जाएंगे
कि अब आपको मास लेवल पर लोगों को आज जॉब से निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, क्योंकि शुभता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम, विद इमीडिएट इफेक्ट आपको जॉब से निकलने का मैसेज रिसीव हो सकता है। साथ ही में अब ये रहेगा कि आपके दिमाग में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एट ए टाइम चलेंगी, सो दिमाग आपका शांत नहीं होगा। जो बात मैंने बोली थी ना कि देवगुरु कहाँ पे बढ़िया काम करते हैं, देवगुरु काम बढ़िया करते हैं जब साइलेंस जोन क्रिएट होता। अब यहाँ पर दिमाग के अंदर तो हजारों बातें चलेंगी, दिमाग के अंदर इनर केओस। सो वृश्चिक वालों के लिए तो ये समय अच्छा नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए तो मेरी एडवाइस यहाँ पर यही होगी कि आप इस पीरियड को बस शांत होकर, और जो लोग साधना कर सकते हैं साधना करके निकालें। दुनियादारी के लिए भी कोई बहुत बढ़िया काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चल रहा है अगर इसमें बस उसी को आप चलाते रहें, ये भी सबसे बढ़िया बात होगी। अब लेते हैं दर्शकों इससे अगला लग्न, यानी कि सेजिटेरियस यानी कि धनु लग्न। अब धनु लग्न वालों के लिए क्या होगा? धनु लग्न वालों के लिए जुपिटर उनके सप्तम में आ जाएगा। अब जुपिटर का सप्तम में आना, अब दर्शकों ये आप देख सकते हो कि क्या बात हुई, क्योंकि सप्तम क्या होता है? सप्तम किसी का भी जो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है वो सप्तम का भाव है। आपका सबसे पहला नॉन एनिमी आपका सप्तम हाउस है। मगर जब जुपिटर की दृष्टि सीधी सीधी आपके ऊपर आ रही है, वो शुभता वाली दृष्टि आपके ऊपर आ रही है, तो ये अच्छी संभावना बन जाएगी। सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए ये पीरियड अच्छा जाएगा अगर वो जुपिटर के साथ मधुरता का संबंध बना लें। गुरु के साथ जो पुरानी अगर कुछ भी कड़वाहट थी उसे खत्म कर दें। किताबों को अपना दोस्त बना लें, किताबों को अपना गुरु बना लें, धर्म कर्म में अपनी रुचि को बढ़ा लें। यानी कि आप देखें जो चीज़ें आप में नहीं थी, अगर यहाँ पर आप उन चीज़ों को और स्पेशली धर्म कर्म की चीज़ों को साथ में ले आते हो तो दर्शकों संभावना अच्छी बन जाएगी। व्यापार के लिए भी ये अच्छा है, स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी ये ठीक ठाक है, एजुकेशन वालों के लिए भी ये ठीक ठाक, बच्चों के लिए भी ये ठीक ठाक। बट इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स वाली बात आएगी। बहुत ज़्यादा इंपल्सिव होकर इच्छा पूर्ति के पीछे मत चलिए। बस वहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सहज होके चलते रहेंगे तो एक बात कंफर्म है कि धनु राशि वालों के लिए तो ये गोचर बढ़िया होगा ही होगा। मकर राशि के जातकों के लिए, सरकारों के लिए ये गोचर अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला। इमोशंस की अधिकता होगी, इमोशंस की अधिकता से बने बनाए काम गुड़ गोबर होते जाएंगे। इमोशंस की अधिकता आपको हमेशा प्रॉब्लम एरिया में डालेगी। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपके घर आपके मन के अंदर बनेगी। आपको डिफिकल्टी होगी किसी एक चीज पर फोकस करके डिसीजन लेने में। आपके शत्रु आपके सामने ज्यादा ताकतवर होते हुए दिखेंगे। झुकना भी पड़ सकता है। अब झुकने के साथ कॉम्प्रोमाइज भी आ सकता है। मगर सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि एनिमीज बढ़ेंगे, लोन्स बढ़ेंगे, शत्रुता बढ़ेगी, बड़े शत्रु पैदा हो जाएंगे। बिजनेस के लिए संभावना अच्छी नहीं, सरकारों की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। बहुत सी सरकारें यहाँ पर आपको टूटती फूटती दिखेंगी। पार्टीज में इंटरनल डिविजन्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात दर्शकों इस पीरियड में ये है कि यहाँ पर वो ग्लोबल टेम्परेचर से, ये स्पेशली कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, वो ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनको ही फील होने वाला है। ओवरऑल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल अगर कोई इम्पैक्ट आएगा उसका प्रभाव नहीं हो। मगर आप देखोगे कि उनमें जो लोग कैप्रिकॉर्न वाले होंगे उनका नुकसान यहाँ पर मैक्सिमम होने का दिखाई देता है। आप इसको फोरकास्ट भी समझ सकते हो कि उनको इस पीरियड में बहुत ज़्यादा संभाल कर अपने आप को बच के चलना चाहिए। कुंभ लग्न वालों के लिए तो ये गोचर कमाल का वरदान साबित होने वाला है। क्यों?
क्योंकि वैसे भी कुंभ जहाँ पर इस समय गोचर है उसका मूल त्रिकोण में है। सो वो मूल त्रिकोण में होने की वजह से जुपिटर का उनके संतान भाव में जाना, सो संतान के लिए अच्छा हो गया, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया, उनके रोमांटिक रिलेशंस के लिए अच्छा हो गया। उनके सबसे बड़ी बात क्या है, जो फैमिली के अंदर चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो पूर्वज हैं, उनके साथ संबंध बढ़िया बनाने का, आपकी इच्छा पूर्ति होने का, आपके बिजनेस में अच्छा होने का। मगर दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम एरिया आता हुआ दिखता है। कुछ लोगों के जिनके फैमिली रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, यहाँ पर डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ना, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए मैं इसको, इस गोचर के पीरियड को स्पेशली कुंभ लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं मान रहा हूँ। बिजनेस के लिए, पैसे के लिए ये अच्छा समय है, मगर चलना आपको भाग कर नहीं है। कुंभ लग्न वाले बहुत भागते हैं, क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉर्डशिप राहु की होती, सो उनको भागना नहीं, उनको सहज चलना है। शनि का प्रभाव को अपने जीवन में ले आए, सो शनि की समझ को अगर वो अपने वीनस के साथ ले जाएंगे तो उनको कमाल का बेनिफिट यहां पर होता हुआ दिखता है। सो जीवन में मैं तो ये चाहूंगा कि कुंभ लग्न वाले अपने जीवन में किसी गुरु के एडवाइस को बार बार लेते रहें, गुरु के साथ बार बार वार्तालाप करते रहें, ज़्यादा इमोशंस के पीछे नहीं जाएं, ज़्यादा अगर मैं बात करूं पद और प्रतिष्ठा के पीछे भी ना जाएं। अगर पद और प्रतिष्ठा के पीछे वो जाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए कष्टदायक समय हो सकता है। मीन लग्न वालों के लिए दर्शकों यहाँ पर बहुत सी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जुपिटर का गोचर उनके घर, उनके माता के स्थान पे, उनके इमोशंस के स्थान पर, उनके कंफर्ट के स्थान यानी सुख स्थान में हो रहा है। सो घर में शुभता आएगी, शुभता के साथ लाभ आएगा, ज्ञान आएगा, धर्म कर्म आएगा। सो घर में बहुत अच्छा माहौल मीन लग्न वालों के लिए। शत्रु, यहां पर दर्शकों आप नोट कर लें, मीन लग्न वाले शत्रुओं के ऊपर इस पीरियड में 100% उनकी विजय होगी। शत्रु उन पर कभी भी भारी नहीं पड़ सकेंगे। जिन लोगों के ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप या मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ सिटीजनशिप के इश्यूज पेंडिंग है, यहाँ पर उन सभी के केसेस फाइनलाइज होने की संभावना पूरी है। सो उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। आप फॉरेन जाने का सोच रहे हो, ये स्पेशली मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इसमें आप फॉरेन ट्रैवल करिए, फॉरेन में जाकर वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की कोशिश करिए, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। सो एकेडमिक्स में उनके लिए अच्छे मार्क्स, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। सो जुपिटर का यहाँ पर यानी कि जो गोचर है मीन लग्न वालों के लिए तो कमाल का साबित हो सकता है अगर वो मेरी कही सारी बातों को अपने जीवन में ले आए। मेष लग्न वालों के लिए गुरु की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर वो बिना गुरु से पूछे, बिना गुरु जैसे इन्फ्लुएंस को अपने जीवन में लाए, अगर वो खुद डिसीजंस लेने का सोचेंगे तो उनको नुकसान ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आ सकता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एजुकेशन का स्ट्रीम छूट सकता है। आप बाहर जाकर, फॉरेन जाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी व्यवसाय में डिफरेंट तरह की अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। मगर अगर आप इमोशंस के बीच में ना जाकर जुपिटर के ज्ञान और उसके विजडम के हिसाब से चलें तो रिजल्ट मिल सकता है। मगर मेष लग्न वालों के लिए मेरा सीधा सीधा वार्निंग ये है कि उनको इमोशंस में बिल्कुल नहीं जाना, इमीडिएट रिएक्शंस नहीं दिखाने। इमीडिएट रिएक्शंस का मतलब है इमीडिएट डिसीजन, तुरंत डिसीजन। मन में भाव आया और आपने डिसीजन ले लिया। खाने पीने के मामले में यहाँ पर मेष लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की बात है कि उनको इस पीरियड में बहुत तीखा तीखा खाने का इंटरेस्ट बनेगा।
तीखे के साथ वो ज़्यादा खाने के पीछे जाएंगे। सो यहाँ पर मेष लग्न, क्योंकि यहाँ पर शरीर की बात आती है, तो शरीर की बात आने की वजह से यहाँ पर उनका एफर्ट्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि उन्हें बहुत बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी फूड्स, बैलेंस्ड फूड, उसके पीछे जाना चाहिए। सेहत का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना। अगर वो इन चीज़ों के बीच में इस गोचर के पीरियड को निकालेंगे तो उनके लिए बढ़िया होगा। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं वो अपने कार्य को और बढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक पॉसिबिलिटी जोन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है। सो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, मगर वो डाइवर्सिफिकेशन बिना नॉलेज, बिना विजडम और बिना गुरु के एडवाइस के नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है आखिरी लग्न यानी कि टॉरस यानी वृषभ लग्न की। अब वृषभ लग्न के जातक यहां पर देखेंगे, क्योंकि मरकरी जो कि स्पीच, वाणी का स्वामी है, वो लग्न में ही है और जुपिटर की प्रेजेंस उनके लिए गेन के हाउस में है। सो जो लोग कम्युनिकेशन, टीचिंग, विजडम, इंटेलिजेंस, राइटिंग, इस तरह के फील्ड्स में काम करने वाले हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया प्रभाव दे सकता है। उनके घर में अच्छा पैसा, अच्छी पॉसिबिलिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी और वो स्ट्रांगली वाणी का यूज़ कर पाएंगे, विजडम का यूज़ कर पाएंगे, नॉलेज का यूज़ कर पाएंगे और दुनिया में अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये जातक अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नई संभावनाएं इस जीवन में ले आए, नई शुरुआत ले लें। मगर ये भी एक बात है कि परिवार के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एरियाज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें क्रॉप अप हो सकती हैं, जो पीछे दबी हुई थी वो उठ के खड़ी हो सकती हैं, कुछ लेन देन का खेल आ सकता है। मगर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे कामों के लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। मगर सारी चीज़ों के बाद भी एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इन जातकों को पैसा मिलेगा, मगर पैसे के साथ इनको कर्म और अपने सहज स्वभाव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखो, ये शुक्र प्रधान लोग हैं। अब शुक्र जब भी होता है तो शुक्र को सबसे बढ़िया बैलेंस करता है शनि। तो उनको अपने जीवन में शनि का लाना, शनि को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे प्रभाव दर्शकों जुपिटर के इस गोचर के, जो आपको देखने को मिलेंगे। पीरियड कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ऑनेस्ट तरीके से आपको इस गोचर के बारे में पूरा समझाने का प्रयास भी किया। अलग अलग लग्न वाले लोगों के लिए ये भी बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो इस पीरियड को आप वीडियो को बार बार देखें। अलग अलग लग्न वाले लोग अपने अपने लिए जो जो चीज़ें मैंने सुझाव दिए हैं उसका ध्यान रखें, उनको जीवन में लेकर आएँ, सो आपके जीवन में शुभ और लाभ आए। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आप सबसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका परिवार है, आपका चैनल है। सो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घर घर तक इस ज्ञान की गंगा को पहुंचाएं, ताकि वैदिक आध्यात्मिक ज्योतिष का ज्ञान सबको मिले, सबके जीवन बढ़िया बने। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं और जो दर्शक हमारे नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए फ़ोन नंबर दर्शकों आप नोट कर लें, 9881164480। उसी के माध्यम से आप ये दोनों काम कर पाएंगे। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।